नमस्ते दोस्तों। अगर किसी भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो एक नहीं पचासों चीज़ें देखनी होती है। पहले तो ये कि मेरी एक्सपर्टीज है या नहीं, कौन से लाइसेंस निकालने पड़ेंगे, बिजनेस को एप्लीकेबल कौन से है, तो बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है और तब जाके बिजनेस शुरू होता है। अब बिजनेस तो शुरू होता है और होने के बाद बहुत सारी बारी कंफ्यूजन होता है कि कौन से टैक्सेस अपने बिजनेस को एप्लीकेबल है। तो मैं आज आपके लिए यही वीडियो लेके आया हूँ कि एक एमएसएमई के लिए कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल रहते हैं। एमएसएमई क्या है समझने के लिए मेरा एक दूसरा वीडियो आप उसको रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पे ऊपर दिखेगा आपको। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के टैक्स अगर बोलेंगे तो ऐसी हालत होती है। तो कंपलसरी टैक्सेस होता है जिसमें इनकम टैक्स आता है, जो आपका इनकम हो तो उस पर टैक्स भरना ही है। और दूसरा जो रहता है, जहाँ पे आपको बिजनेस में एक सर्टन माइलस्टोन अचीव करते हो, लाइक मैं किसी टर्नओवर का लिमिट क्रॉस करता हूँ, या मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का लिमिट इतना होता है, या मेरे एम्प्लॉयज का सैलरी इतना होता है। ये बेसिस पे कुछ टैक्सेस रहते हैं कि आप बिजनेस में एक लेवल अचीव करने के बाद होते हैं। तो उसमें से हम पहले इनकम टैक्स का देखेंगे। इनकम टैक्स जो है, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी आपने फॉर्म किया होगा, तो आपका जो भी प्रॉफिट है उसका 25% आपको इनकम टैक्स लगता है और उसके ऊपर 4% का सरचार्ज लगता है। तो जैसे यहाँ पे होता है कि आपका सेल है, आपका पूरा खर्चा है, वो करके आने के बाद आपका प्रॉफिट आया, तो जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट पे आपको 25%, उस पे 4%, तो अप्रोक्सीमेटली 26% आपको इनकम टैक्स पे करना है अगर आपका कंपनी है तो। और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उस केस में आपको फ्लैट 30% का इनकम टैक्स देना होता है। इस पे एजुकेशन सेस ऐड हो जाता है। तो ये है, अपनी इनकम कम है, आपको पे करना है। और अगर आप कंपनी नहीं हो, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो, बट आप एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का जो स्लैब दिया है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स कौन से स्लैब है, नई स्कीम, ओल्ड स्कीम जो 2020 के लिए एप्लीकेबल है, ये पूरा आपको एक नया वीडियो दिखेगा, ऊपर जो लिंक दिखे आपको उसको लिंक को क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर आप देखते हो, तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में कौन कौन आते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एडवोकेट है, देन आर्किटेक्ट हो सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट हो सकते हैं। जो एडवोकेट नहीं है, टैक्स कंसल्टेंट उसमें आ सकते हैं। और कोई आप मेंटेनेंस का सर्विस दे रहे हो, ये सब लोग उसमें आते हैं, जहाँ पे आप गुड्स बेच नहीं रहे हो या आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग छोड़ के अगर आप हो, यानी सर्विस में हो, तो आपका रिसीट जब 20 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो उस 20 लाख क्रॉस होने के बाद आपको जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है। और दूसरा, अगर आप सर्विस में नहीं हो, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, तो आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस होने के बाद आपको जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से हूँ, एक बात आपको क्लियर करूँ, इसलिए मैंने महाराष्ट्र के प्रोविजन कंसिडर किए हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं किसी और स्टेट में, आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के टर्नओवर लिमिट चेक करने पड़ेंगे। तो ये हुआ टर्नओवर के बेसिस पे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। ऐसे तो कुछ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है जहाँ पे आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख नहीं है, सिर्फ नया बिजनेस चालू किया, आपका 1 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख का ही टर्नओवर है, फिर भी आपको कंपलसरी नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। वो कौन से बिजनेस है, थोड़ा उस पर ध्यान दे दें। तो ये पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर, मतलब आपने अमेजोन पे आपका बिजनेस रजिस्टर किया और आप अमेजोन के थ्रू माल बेचना चाहते हो, आपका गुड्स बेचना चाहते हो, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर ऑन वेरी फर्स्ट डे लेना पड़ेगा। आपको 40 लाख या 20 लाख का लिमिट क्रॉस होने तक वेट नहीं करना है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो आपका बिजनेस लिस्टिंग करने के पहले आपका जीएसटी नंबर मांगते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अगर आप माल, अपना गुड्स बेचना चाहते हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, आपका टर्नओवर 40 लाख से अंदर है तो भी। और दूसरा कौन आता है, एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर, मतलब अगर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट बनानी है और आपका बिजनेस अभी चालू नहीं हुआ है, बट आपने जस्ट शुरुआत किया प्रमोशन करने के लिए, तो जिस दिन से आपका शॉप एक्ट नंबर होगा या जिस दिन से आपका बिजनेस कमेंसमेंट होगा, उसी दिन से आपको जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है। तीसरा आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखो, एक एक चीजें देखते हैं। कैजुअल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका बिजनेस कुछ पीरियड के लिए एक जगह पे होता है, फिर वहां से शिफ्ट होता है, फिर दूसरी जगह जाता है। जैसे मेरे क्लाइंट है, वो जो मेला रहता है, मेले में जो झूला रहता है बड़ा, और कोई जो बाकी सेटअप रहता है, तो उनका वो पूरा बिजनेस है। तो क्या करते हैं, जो किसी गांव में मेला है वहां पे जाते सेटअप लेके, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना वहां पे रुकते हैं, वहां से उठाते हैं,
दूसरे गांव में, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां पे फिर से सेटअप करते हैं। तो अब ये बार बार स्टेट चेंज कर रहे हैं, और जीएसटी में अपने को स्टेट वाइज नंबर लेना होता है। तो यहाँ पे उस पर्सन को बिजनेस चालू करने के पहले, वो मेले में सेटअप करने के पहले वहां के डिपार्टमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, मेरा परमानेंट बिजनेस नहीं है, तो आप मुझे प्लीज जीएसटी नंबर अलॉट करो। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या जीएसटी का प्रोविजन है, उसको उसका रेवेन्यू पहले ही डिटरमाइन करना और उस पर एडवांस जीएसटी भरना है गवर्नमेंट को। और जिस दिन आपको बिजनेस वहां पे खत्म होगा, मेला खत्म होगा, तो एडवांस भरा होगा तो रिफंड मिलेगा, कम भरा होगा तो उसको डिफरेंस पे करके वो नंबर कैंसिल करना है, फिर दूसरे स्टेट में जाके यही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो दिस इज कॉल्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। दूसरा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई एनआरआई है तो उसके केस में भी इस टाइप के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अगर एनआरआई है, वो इंडिया में बिजनेस चालू करा है, तो उसको वेरी फर्स्ट डे नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी का। पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्जेस बेसिस। जीएसटी में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जहां पे जनरली ऐसा होता है ना कि सपोज मैं आपको माल बेच रहा हूं तो मैं जीएसटी पे करूंगा आपसे वसूल करके, राइट। बट उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, अगर मैं आपको दे रहा हूं और मैं वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूं तो आपको उस पे जीएसटी भरना है, मुझे नहीं भरना है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। मतलब ये मैं रिवर्स चार्ज करूंगा मेरे अमाउंट पे, मेरे एक्सपेंसेस पे। तो अगर जिसको जिसको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उनको भी जीएसटी का नंबर कंपलसरी लेना है। डील्स इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, ओके, और मैं अब यहाँ से गुड्स बेचूंगा, सपोज कर्नाटका में मेरा अभी बिजनेस था, और मेरे एक ऐसा डील हुआ था कि मेरा रिलेटिव है कर्नाटक में, मैं महाराष्ट्र में प्रोक्योर करके कर्नाटक में बेचूंगा, और मेरा फर्स्ट सेल हुआ सिर्फ 1 लाख रुपए का। तो उस फर्स्ट सेल में भी अगर मुझे इंटरस्टेट सप्लाई करना है, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ स्टेट सप्लाई करना है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, इवन मेरा टर्नओवर 40 लाख से नीचे। हरी बात समझ में? नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमने ऊपर कवर किया। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस और टीसीएस अंडर जीएसटी। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस है, वैसे जीएसटी में कुछ जगह पे उन्होंने टीडीएस और टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रोविजन दिया। तो वहां पे आपको जीएसटी नंबर लेना है। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका टर्नओवर 40 लाख हो या ना हो, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कौन? वहां पे ये आते हैं, जैसे अभी अगर आप देखते हो कि बड़ी कंपनीज है, ओके, फॉर एग्जांपल डीमार्ट ही देखता है, तो डीमार्ट के पैन इंडिया ऑलमोस्ट 150-200 तो शोरूम्स होंगे, आउटलेट या फिर डीमार्ट के स्टोर रहे होंगे। तो इनका जो परचेस है सेंट्रलाइज होता है। फॉर एग्जांपल इनका हेड ऑफिस बॉम्बे है, और इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर से कुछ सोप लेना है, लक्स सोप परचेस करना है, तो ये पैन इंडिया के लिए परचेस करता है। तो इमेजिन हिंदुस्तान यूनिलीवर 200 आउटलेट को बिल भेजेगा, 200 डीमार्ट के शॉप को बिल भेजेगा, और डीमार्ट 200 डिपार्टमेंट से, 200 ऑफिसर से हिंदुस्तान को बिल भेजेगा, ऑर्डर्स भेजेगा। तो देखो कितना कम्बरसम बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डीमार्ट बॉम्बे ऑफिस से 10 लाख साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर से परचेस किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर सपोज महाराष्ट्र में उसका रजिस्टर एड्रेस है, तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में गुड्स बेचेगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के। अभी डीमार्ट के हेड ऑफिस के नाम पे बिल आया, मटेरियल तो रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे डिस्पैच हो गया। अब रिस्पेक्टिव लोकेशन पे माल बेचा जा रहा है। फॉर एग्जांपल पुणे में एक XYZ स्पॉट पे डीमार्ट है, वहां से मैंने लक्स सोप लिया, तो मुझे लक्स पे जीएसटी लग के आ रहा है पुणे में, बट परचेस हुआ है महाराष्ट्र, मतलब बॉम्बे में। इमेजिन कहीं कलकत्ता में या दिल्ली में भी डीमार्ट का स्टोर है, वहां पे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के माल बेच रहे हैं, बट इसमें महाराष्ट्र का टैक्स लगा था। तो इस केस में डीमार्ट का जो बॉम्बे हेड ऑफिस है, वो काम करेगा एज अ ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और रिस्पेक्टिव डीमार्ट में जितना जितना लक्स सोप गया उसके हिसाब से वो जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने अपने स्टोर पे। दिस इज कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट आता है पर्सन मेकिंग सेल ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, वेदर एजेंट और एज अ प्रिंसिपल। मतलब एक बंदा है, मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी का एजेंट है। तो मिस्टर बी ने उसको बोला कि इतना गुड्स ले, दिल्ली में एग्जीबिशन है, वहां पे जाके बेच का, जो बेचा उस पर तुझे कमीशन मिलेगा। तो उस केस में जो एजेंट है उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। द पर्सन मेकिंग सेल ऑन बिहाफ ऑफ समवन, बी के बिहाफ में ए गुड्स बेच रहा था, तो ए को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया। यहाँ पे देखो बहुत मजे की बात हो गई है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कोई कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया बैठी है और इंडिया में नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ बेच रहा है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात लग गई है वो गेम्स वालों की। अभी से पबजी का है, पबजी का सर्वर इंडिया के बाहर है, पबजी कंपनी इंडिया के बाहर है,
इंडिया में बैठ के मैं पबजी खेल रहा हूँ पुणे में बैठ के, और पबजी में कुछ मुझे पॉइंट्स और कॉइन परचेस करने थे, तो मैंने पबजी को पेमेंट किया से 1,000 रुपए का। ओके, तो आई एम अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बंदा हूँ जो गेम खेल रहा है बस, तो मैं नॉन रजिस्टर्ड हूँ, और पबजी ने, दैट इज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, पबजी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, रिसाइडिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से मुझे सर्विस दे रहा है, और आई एम नॉन रेसिडेंट पर्सन। तो इस केस में पबजी कंपनी ने इंडिया में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आता है, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर अचीव करने के बाद, बट अगर आपका टर्नओवर इतना बड़ा नहीं है तो आपको कंपोजिशन स्कीम भी गवर्नमेंट ने दिया है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर नीचे है, आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में हो, आप डीलर हो, आप रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट भी ऐसा है जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होता है, मतलब बियर बार नहीं आएंगे उसमें। ओके, और तो आप मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स हो, आप डीलर हो, आप रेस्टोरेंट में हो, तो आप ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जाते हो, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके जो भी बिल होगा उस पर ओनली 1% जीएसटी आपको लगाना है। अदरवाइज सपोज आपके प्रोडक्ट को 18% जीएसटी या 28% जीएसटी या 12% जीएसटी या 6% जीएसटी जो भी हो, बट आपको उससे कंसर्न नहीं है। आप अगर कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में हो तो आपको 1% जीएसटी लगाना है, और अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो आपको 5% जीएसटी लगाना है टोटल बिल के अमाउंट पे। अब तो बोलेगी यार वो तो बढ़िया है ना सर, फिर अगर 18% भरना से अच्छा ना 5% भरो, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूँ और मैंने आपको सर्विस पे किया दिया, तो मैं जो जीएसटी बिल में लगाऊंगा उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो मोस्ट ऑफ दी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो कंपोजिशन डीलर के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको अगर बड़ी ऑर्डर कमानी है तो आपको कंपोजिशन नंबर लेना नहीं है। तो ये था मैन्युफैक्चरर वाले का कंपोजिशन। और 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट ने नया कंपोजिशन स्कीम लाया फॉर सर्विस प्रोवाइडर। इसके पहले सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं था 2 साल तक। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है तो आप 6% जीएसटी लगा सकते हो। जनरली सर्विस पे 18% जीएसटी लगता है, अब यहाँ पे 6% जीएसटी लगा सकते हैं कंपोजिशन में। इसके रिटर्न्स भी क्वार्टरली रहते हैं, बाकी रिटर्न्स मंथली रहते हैं, कंपोजिशन के रिटर्न्स क्वार्टरली रहते हैं। नेक्स्ट अब एक छोटी कंसेप्ट पे समझ लेंगे, बहुत बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस करो तो आपको समझना। दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। बहुत सारी बार बोलते हैं कि आपका सीए या फिर आपके कंसल्टेंट आपको बोलते हैं उसका आईटीसी मिलेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई कोई वर्ड यूज करते हैं उसका सेट ऑफ मिलेगा, कोई बोलेगा सेट ऑफ नहीं मिलेगा, राइट। कोई बोलेगा सिर्फ क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो आईटीसी इनपुट टैक्स रेट मतलब क्या आता है, एज्यूम करो कि जीएसटी का रेट 10% है फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज। ए ने बी को गुड्स बेचा 100 रुपए का, और उसको उसने 10 रुपीज का जीएसटी लगाया, ऐसा उसने टोटल 110 रुपए का बिल लगाया। फाइन, 100 रुपए का गुड्स, 10 रुपए का जीएसटी, 110 का बिल। अभी बी ने क्या किया, बी ने ये गुड्स सी को बेचा, कितने में बेचा, 150 में बेचा। देखो ए को मिला था कितने में, बी को मिला था कितने में, 100 रुपीज में। 110 नहीं, ये 10 जीएसटी थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़े टाइम के लिए साइड में रखते हैं। तो उसका कॉस्ट गया था 100 रुपीज। अब ए क्या करेगा, जब उसको 110 रुपीज मिलेंगे तो वो 100 रुपीज खुद के पॉकेट में रखेगा और 10 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी के तहत। मतलब 100 रुपीज इसको मिल गया, 10 रुपीज गवर्नमेंट को गया। इसलिए मैं बोला 10 रुपीज को थोड़ा साइड में रखते हैं, गवर्नमेंट का पैसा। अब बी ने क्या किया, जो गुड्स उसने 100 रुपीज को लिया था वो 150 को सी को बेचा। मतलब बी ने कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया उसमें, 50 रुपीज का। बोले प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है या बी ने कुछ प्रोसेसिंग किया होगा, जो भी होता है, ओके। तो उसने 150 को बेचा। अभी अपने एग्जाम्पल में जीएसटी का रेट 10% है, जो हमने कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए लिया था। तो 150 रुपीज का 10% आता है 15 रुपीज। ऐसा बी ने जब सी को गुड्स बेचा तो 165 का बिल लगा। जैसे 150 का कॉस्ट, 15 रुपीज का जीएसटी, टोटल 165 रुपीज। अब जब बी को 165 रुपीज मिलेंगे तो बी क्या करेगा, 150 अपनी पॉकेट में रहेगा और 15 रुपए गवर्नमेंट को भरने के लिए साइड में रखेगा। अब देखो बी की पोजीशन में क्या होता है, बी को कितना जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, बी ने ऑलरेडी 15 रुपीज सी से लिया। बट जब ये माल परचेस कर रहा था, वो ए से ये गुड्स परचेस कर रहा था, तब इस गुड्स के तहत उसने कितना पे किया ऑलरेडी जीएसटी, 10 रुपीज का। तो ये 15 माइनस 10 रुपीज जो जीएसटी उसने ए को दिया, बी सिर्फ 5 रुपीज ही पे करेगा। सारी बात समझ में। तो जब मैंने माल गुड्स घर परचेस कर रहा था तब जो मैंने जीएसटी पे किया वो जीएसटी मैं सेल का जीएसटी पे करते टाइम लेस करूंगा, और ये लेस करने के प्रोविजन को बोलते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब यहाँ पे 10 रुपए जो उसने ए को पे किया था, इसको आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे लिख सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन टैक्स। ये प्रोफेशन टैक्स में महाराष्ट्र का प्रोफेशन टैक्स डिस्कस करूंगा दोस्तों।
अगर आप दूसरी स्टेट से वीडियो देख रहे हो तो आप उसको रिस्पेक्टिव स्टेट का प्रोफेशन टैक्स को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। प्रोफेशन टैक्स मोस्टली दो रहते हैं, एक टैक्स ऑन एम्प्लॉइज और एक टैक्स ऑन ओनर। एग्जाम्पल अगेन लेते हैं, मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास 40 लोगों का स्टाफ है। ओके, तो मैं मेरे 2,500 रुपये गवर्नमेंट को पे करूंगा और मेरे एम्प्लॉइज के सैलरी से भी कट करके भरूंगा। कैसे भरेंगे थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। ओनर पे जो है, जैसा मेरे पे है, तो 2,500 रुपये पर एनम साल के मुझे 2,500 रुपये भरना है। फाइन, खत्म। मेरा नंबर मैंने निकाला प्रोफेशन टैक्स का, मैं 2,500 रुपये गवर्नमेंट को पे किया, मेरा काम खत्म। अगर एम्प्लॉइज का है तो वहां पे उन्होंने स्लैब्स दिए, उनके सैलरी के स्लैब्स दिए। जैसे मेरे पास 40 एम्प्लॉइज हैं अपने एग्जाम्पल में, तो मेरे पास अगर 7,500 से नीचे का कोई एम्प्लॉय है जिसको सैलरी है 7,500 से कम, उसका मुझे प्रोफेशन टैक्स कट नहीं करना है। मतलब लिमिट है प्रोफेशन टैक्स का 7,500 रुपये। तो 7,500 से नीचे अगर कोई मेरा एम्प्लॉय है तो उसको मुझे कोई भी टैक्स कट नहीं करना है। बट मेरे पास एक एम्प्लॉय जिसको मैं 9,000 सैलरी दे रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट स्लैब क्या दिया उन्होंने, 7,500 से ज्यादा और 10,000 से कम, अगर ये होता है तो वो आएगा टैक्स ब्रैकेट में। उसमें भी उन्होंने फीमेल के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया। अगर 9,000 रुपीज मैं 2 एम्प्लॉयज को देता हूँ, एक फीमेल है एक मेल है, तो जो फीमेल है उसको मैं टैक्स नहीं कट करूंगा क्योंकि फीमेल के लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया है। और अगर मैं मेल को जब सैलरी दे रहा हूँ 9,000 रुपए का, तो उसके 9,000 में से मैं 175 रुपीज कट करके साइड में रखूंगा। सारी बात समझ में आपको? 7,500 से 10,000 के बीच में अगर फीमेल है तो उसको टैक्स नहीं बैठेगा, मेल है तो उसको टैक्स बैठेगा 175 रुपीज। और जो लोगों को 10,000 से ज्यादा है सैलरी, मेल हो या फीमेल हो, तो उनको पर मंथ उनके सैलरी से 200 रुपीज, 200 रुपए मुझे कट करना है। अब देखो, अगर 200 रुपए में 12 महीने के कट कर दो तो बन जाते 2,400 रुपए, तो 100 रुपए का डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि 2,500 भरना है गवर्नमेंट को पर पर्सन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्च से लेके जनवरी तक 11 महीने में आप 200 रुपए कट करो, ये हो गए 2,200 रुपए। और फरवरी में आप 300 रुपए कट करो, ऐसे करके 2,500 रुपए पर पर्सन आपने कट करना है, और ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और ये एम्प्लॉयर जो है ये पे करना, प्रोफेशन टैक्स का रिटर्न उसको फाइल करना है। अब रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसकी थोड़ी पीरियोडिसिटी देखते हैं। तो रिटर्न जो है प्रोफेशन टैक्स का, वो ऐसा है कि अगर मेरे जो 40 एम्प्लॉयज का मैंने सैलरी दिया उसमें से मैंने प्रोफेशन टैक्स कट किया, ये कट किया वो प्रोफेशन टैक्स मतलब 175 रुपीज, 200 रुपीज, 175, 200, 200, 200, ये सब मिला के अगर ये जाता है 50,000 रुपए के ऊपर पूरे साल का। सो देखो, एक महीने का मेरा प्रोफेशन टैक्स आता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पूरे एम्प्लॉयज का कट करके, तो पूरे साल का मेरा कितना टैक्स जाएगा, 1,20,000 रुपए। तो मेरा लिमिट पूरे साल का 50,000 के ऊपर जा रहा है, राइट। तो उस केस में मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, प्रोफेशन टैक्स का मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर हमको कैसे पता कि इतना 50,000 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा एक साल का? तो पिछले साल आपका जो भी सैलरी आपने प्रोफेशन टैक्स कट किया था उसके अकॉर्डिंगली जाएगा। अगर पिछले साल मेरा प्रोफेशन टैक्स पूरे साल में 50,000 के ऊपर था, तो इस साल मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना है, इवन दो इस साल मेरा प्रोफेशन टैक्स 50,000 के ऊपर नहीं जा रहा है मंथली, तो भी, क्योंकि पिछले साल का टैक्स देख के आपकी इस साल की पीरियोडिसिटी डिसाइड होती है। और अगर ये 50,000 से कम है तो आपको ईयरली रिटर्न फाइल करने होते हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो थे मोटा मोटे टैक्सेस मैंने डिस्कस किया। फेसबुक की जो मेरी प्रोफाइल है, पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको और कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।